नमस्ते, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। कुछ लेटेस्ट अपडेट जो एनसीएस के तरफ से आई है, जो कि रिलेटेड है सिलेबस, बीएचएमएस सिलेबस से रिलेटेड है। तो क्या न्यू अपडेट हुई है और कुछ अन्य पॉइंट जो कि जब बीच में जो अब सिलेबस चेंज हुआ था, जो पैटर्न चेंज हुआ था, उसमें कुछ सब्जेक्ट को हटा दिया गया था कि उसको वापस से ऐड किया जा रहा है। लाइक ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन एंड मैट्रियामेडिका, जो कि फर्स्ट पार्ट से उसको हटा दिया गया था, कि वो ऐड होने वाला है फर्स्ट ईयर में। जहाँ तक बात है ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन की, तो इसका ऐड होना काफ़ी आवश्यक था, क्योंकि एक जो मॉडस ऑपरेंडी है, एक वे ऑफ ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी जानकारी हमें ऑर्गेनोन ही सिखाती है। तो इस चीज़ का ऐड होना, इस सब्जेक्ट का ऐड होना काफ़ी एक खुशी की बात है, क्योंकि मुख्यतः अगर होम्योपैथिक सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें सबसे पिलर की जो भूमिका निभाती है वो है ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथिक फिलॉसफी। सेकंड, मैट्रियामेडिका, जो कि एक जो मेडिसिन पार्ट है, क्योंकि हमारे पास जो हमारा वेपन है, जो हथियार है जिससे हम पेशेंट की प्रॉब्लम ठीक करते हैं, वो है मैट्रियामेडिका। तो मैट्रियामेडिका को भी फिर से वापस जो पहले का जो सिलेबस था उस अनुसार मैट्रियामेडिका को भी फर्स्ट ईयर में इंक्लूड करने की जानकारी मिल रही है। ऑर्गेनोन और मैट्रियामेडिका को फिर से फर्स्ट ईयर में इंक्लूड किया जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ अन्य पॉइंट जो कि एनसीएस ने सजेस्ट किए हैं और उस पे लोगों की राय मांगी है, तो उस पॉइंट को देखेंगे। और इस पॉइंट को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि एक बीएचएमएस, एक होम्योपैथिक डॉक्टर बन के जब वो कॉलेज से निकले तो उसको पता हो कि एक्चुअल में करना क्या है। और मुझे आशा है कि एनसीएस ने जो भी पॉइंट सुझाए हैं उस पर वो अपनी निगरानी भी रखेगा, ताकि वो चीज़ें एक्चुअल में उस कॉलेज में इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, ये चीज़ें पता लग सके। क्योंकि जो एक्चुअल होगा तो वो बेहतर होगा। और यहाँ पे एक बात ये भी है कि अगर आप कहा जाए तो आप डिफरेंट एजुकेशन फील्ड की ले लें, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे लॉ हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, जो भी हो, हर एक में कॉलेज जो भी हो वो आपको एकदम ऐसा मिक्स करके चीनी का घोल जैसा वो आपको पिला नहीं सकता है। कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे प्रयास करना पड़ता है, एक साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है, एक होम्योपैथी के प्रति लगाव डेवलप करना पड़ता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इस फील्ड में आ जाते हैं कि जो होम्योपैथी तो करना नहीं चाहते थे, बट उनको मजबूरी बस ये करना पड़ रहा है, ये चीज़ें मिल गई। तो मजबूरी बस या आपको मिल गया, जो भी हो, जिस कारण से भी आप इस फील्ड में आ गए हैं, आप अब आ चुके हैं, तो अपना जो भी 100% है, जो भी आपके अंदर जो आपका जो एक बोल सकते हैं कि पावर है, जो आपके अंदर कॉम्पिटेंट है, जो एक क्षमता है, वो आप इसमें पूरा लगा दें, ताकि जब आप इससे बाहर निकलेंगे, जब आप एक आउटकम के रूप में बाहर आएंगे, समाज में आएंगे, तो आप एक बेहतर प्रैक्टिशनर, एक बेहतर होम्योपैथिक डॉक्टर और एक बेहतर होम्योपैथ के नाम से जाने जाएंगे। तो आ गए हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पे भरपूर मेहनत करना है और अपने आप को निखारना है और साथ में होम्योपैथी को भी निखारना है। तो डिफरेंट पॉइंट को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक ज़रूर करें, ताकि फर्दर जो भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज के इस स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस लेटर का जो टाइटल है वो है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी अंडर ब्रैकेट होम्योपैथी डिग्री कोर्स बीएचएमएस रेगुलेशन 2022। तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझ लें कि ये जो रेगुलेशन है, ये जो सिलेबस है, ये बीएचएमएस के लिए है। और जो रही बात पीजी की, तो पीजी का भी रेगुलेशन जल्द ही आपके सामने होगा। तो जो भी पीजी में जो भी सब्जेक्ट आप ऐडअप कराना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे उससे रिलेटेड आप सजेशन एनसीएस को मेल के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। बट ये बीएचएमएस की बात है, तो जो भी यूजी लेवल पे जो भी आप ऐडअप करना चाहते हैं, जो भी आप सजेशन देना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड ही आप अभी मेल करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और एक चीज़ें यहाँ पे मुझे देखने को मिलेंगी, जो भी व्यक्ति मेल कर रहे हैं, उस मेल का रिस्पांस भी काफ़ी फास्ट आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है एनसीएस के द्वारा। इसके लिए एनसीएस को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो इस टेक्निक को डेवलप किया और इतने फास्ट जो रिस्पॉन्स वहाँ से आ रहा है,
उस पे जो आपकी टीम वर्क कर रही है उस टीम को भी बहुत बहुत यहाँ पे धन्यवाद। तो ये था टाइटल जो कि BHMS सिलेबस रेगुलेशन की बात हो रही है। इसमें जो सबसे पहला जो अपडेट है जिसको मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूँ, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि द बैचलर ऑफ होम्योपैथी एजुकेशन नेमली द बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी BHMS shall produce graduate having profound knowledge of homeopathy with contemporary, यानी कि जो भी एक होम्योपैथ जो डेवलप होते हैं, जो भी एक होम्योपैथिक स्टूडेंट बाहर आते हैं, उनके अंदर होम्योपैथी का नॉलेज भरपूर होता है। उसके साथ साथ जो भी इस फील्ड में रिसर्च हो रही है, जो भी रिसर्च कंडक्ट हो रहे हैं, उस रिसर्च की भी जानकारी उनमें काफ़ी पर्याप्त रूप में होती है। बट यहाँ पे सप्लीमेंटेड कुछ चीज़ें ऐड की जा रही है, सप्लीमेंटेड विथ नॉलेज ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इन मॉडर्न हेल्थ साइंस, यानी कि मॉडर्न हेल्थ साइंस में जो भी एडवांसमेंट हो रहे हैं, जो भी वहाँ पे साइंटिफिक गतिविधियाँ हो रही हैं, उन सारी जानकारी से अवगत कराया जाएगा एक BHMS स्टूडेंट को, एक होम्योपैथिक स्टूडेंट को। उसके साथ साथ रिलेटेड टेक्नोलॉजी एलोंग विथ एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो भी रिलेटेड टेक्नोलॉजी है और उसके साथ साथ एक्सटेंसिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी देने की बात की जा रही है। ये काफ़ी अच्छी पहल है। इससे क्या होगा कि एक जो हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट है डॉक्टर हैनीमैन का, उस दिशा में जाने में ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करेंगी। अगर कोई स्टूडेंट अगर होम्योपैथिक एटीट्यूड के साथ ये चीज़ें अगर सीखेगा तो वो काफ़ी बेहतर करेगा। मैं एक वर्ड यहाँ फिर से यूज़ कर रहा हूँ, होम्योपैथिक एटीट्यूड के साथ ये चीज़ें जो भी स्टूडेंट सीखेगा वो काफ़ी बेहतर करेगा। और लास्ट के पॉइंट में यहाँ पे एनसीएस के द्वारा लिखा भी गया है कि जो भी इस तरीके के हॉलिस्टिक अप्रोच के द्वारा अगर इस तरीके से अगर एक स्टूडेंट को अगर निपुण इस तरीके से अगर स्टूडेंट को अगर परफेक्ट बनाया जाए, इन सारी जानकारी दी जाए, जो भी मॉडर्न साइंस है उसकी जानकारी, उसके साथ साथ उसको होम्योपैथिक की जानकारी तो दी ही जा रही है, तो एक बेहतर वो आउटकम सामने आएगा। और वो अर्बन और रूरल यानी कि शहरी क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में वहाँ पे अपना एक अच्छा भरपूर 100% एक होम्योपैथ के रूप में दे पाएगा। ये सबसे अच्छी पहल जो इस पॉइंट में एनसीएस ने यहाँ पे सजेस्ट किया है। और आप भी इस पे अपनी राय दे सकते हैं कि आपको ये जो एनसीएस के द्वारा जो सुझाव दिया गया है वो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम्योपैथी डिग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो भी डिग्री ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी हम BHMS, जो भी इंस्टीट्यूशन BHMS की डिग्री देता है, जो भी यूनिवर्सिटी जो BHMS की डिग्री देती है, उन सब का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा सक्षम है, बच्चा जाता है पढ़ाई करता है, बट वैसे वहाँ पे टीचर, वैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट, वैसे इंस्टीट्यूशन भी होने चाहिए जो BHMS अगर डिग्री दे रहे हैं तो एक BHMS को एक BHMS जैसा बनाना, एक होम्योपैथिक परफेक्ट होम्योपैथिक डॉक्टर बनाना, ये उनकी भी जवाबदेही होती है। क्योंकि आपने कुछ दिन पहले एक खान सर का एक वीडियो आया था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैं बच्चों को 100% दूंगा, यानी कि मैंने उसको एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें पढ़ा दी। अगर मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो वो मेरी गलती है। अगर मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर स्टूडेंट अगर नहीं समझ रहा है, अगर वो चीज़ें अपने अंदर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, उस चीज़ को सीखने की जो एटीट्यूड है वो डेवलप नहीं कर रहा है, तो वो उसकी गलती है, फिर उसको वहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। बट इंस्टीट्यूशन को चाहिए कि वो अपना 100% बच्चों को दे। यहाँ पे लिखा भी जा रहा है कि फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स नीड टू बी रियलाइज एट द एंड ऑफ BHMS ट्रेनिंग, यानी कि BHMS ट्रेनिंग के बाद में ये कुछ चीज़ें जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक BHMS एक होम्योपैथिक डॉक्टर को वो रियलाइज, वो चीज़ें महसूस होनी चाहिए, वो उसके फीलिंग में होना चाहिए। जिसमें सबसे पहला ही पॉइंट है रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी की ताकत क्या है, उसके स्ट्रेंथ का पता उसे होना चाहिए। एंड इट्स अप्लीकेबिलिटी, उसका एप्लीकेशन, उसको कैसे अप्लाई करना है। एंड लिमिटेशन इन हेल्थ केयर ऑफ सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, और उसका लिमिटेशन क्या है, उस लिमिटेशन
का भी पता होना चाहिए, यानी कि अप्लीकेबिलिटी कहाँ पे उसको अप्लाई करना है और कहाँ पे उस चीज़ को हमें वहाँ से बचना है, लिमिटेशन क्या है, किस कंडीशन में हमें उसे अप्लाई नहीं करना है, वहाँ पे पेशेंट को क्या सजेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला ताकत को समझना, क्योंकि ये बोला भी जाता है कि जब आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को समझ जाते हैं तो आप बहुत बेहतर कर पाते हैं। तो यहाँ पे होम्योपैथी की क्या योग्यता है, होम्योपैथी की क्या भूमिका है, होम्योपैथी के अंदर क्या क्षमता है, ये चीज़ें एक इंस्टीट्यूशन ये बेहतर वहाँ पे बता सकता है। सेकंड यहाँ पे पॉइंट है, लर्न द इंटीग्रेशन ऑफ मेडिकल सर्विस फॉर इफ़ेक्टिव डिलीवरी ऑफ हेल्थ केयर। इंटीग्रेशन ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है और जब कोविड के टाइम में ये चीज़ें आप काफ़ी सुना करते थे। इंटीग्रेटेड अप्रोच यानी कि सबको साथ लेके चलने की जो एक पेशेंट को ठीक करने के लिए जो एक प्रोसेस था, जो कोविड के टाइम में काफ़ी इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो इंटीग्रेटेड अप्रोच, और इस बात को अगर आप हिस्ट्री से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इस बात को हिस्ट्री से कनेक्ट करते हैं तो मैं बहुत सारे वीडियो में आपको बताया कि जब हिप्पोक्रेट्स ने जब सिमिलर और डिसिमिलर का कॉन्सेप्ट दे दिया, डॉक्टर हैनीमैन ने सिमिलर को इम्प्लीमेंट किया और क्योर को वहाँ पे दिखाया। उसके साथ साथ डॉक्टर हैनीमैन ने जब 67 के फुटनोट में यहाँ तक बोल दिया कि जब इमरजेंसी, जब पेशेंट की जान बचानी हो तो वहाँ पे एंटीपैथी का हमें प्रयोग करना चाहिए। जब डॉक्टर हैनीमैन ने कह दिया, जब डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स ने इस सारी चीज़ों को रखा, तो क्यों ना ऐसा एटीट्यूड भी एक डेवलप हो कि जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है उसको इम्प्लीमेंट करके और पेशेंट की प्रॉब्लम को दूर भगाई जाए। तो ये इंटीग्रेटेड अप्रोच के बारे में एक इंस्टीट्यूशन ही बच्चों को समझा सकता है। थर्ड है हमारा, रिकॉग्नाइज द गोल इन नेशनल हेल्थ पॉलिसी and health right of all citizen and undergo training to achieve the realization of this social responsibility। यहाँ पे एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जा रही है, यानी कि क्लिनिक में जब आप एक डॉक्टर के रूप में बैठते हैं, एक BHMS के रूप में बैठते हैं, तो कोई भी पेशेंट जब आपके पास आता है तो काफ़ी भरोसे के साथ आपके पास आता है। उसे लगता है कि ये डॉक्टर मेरी प्रॉब्लम को दूर भगाएगा, मेरी प्रॉब्लम जो मैं जिससे सफ़र कर रहा हूँ उससे मुझे निजात दिला पाएगा। तो इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए उस बच्चे को अच्छे से नॉलेज वहाँ पे ज्ञान लेना पड़ेगा। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, उसमें जो भी सब्जेक्ट हैं, जो भी सब्जेक्ट उसको पढ़ाई जाती है, उसका अच्छे से उसे वहाँ पे उसमें निपुण होना पड़ेगा, उसमें उसको अच्छे से रमना पड़ेगा ताकि वहाँ से जो नॉलेज वो ले सके, उसको वो पेशेंट पे इम्प्लीमेंट कर सके और पेशेंट की प्रॉब्लम को दूर भगा सके। और ये इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक जिम्मेवारी है कि आप के भरोसे अगर पेशेंट आया है तो उसकी प्रॉब्लम से आप उसको छुटकारा दिलाएं। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने के लिए आपको रिकॉग्नाइज़ करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है। आपने एक जो गोल निर्धारित किया है, आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य क्या है आपका, क्योर करना। तो क्योर तक पहुंचने के लिए जो भी इसका जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे आपको वर्क करना पड़ेगा और इस वर्क करने में आपको हेल्प करेगा इंस्टीट्यूशन, वहाँ के जो टीचर होंगे वो आपकी इस प्रोसेस को समझने में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, अचीव कॉम्पिटेंस इन द प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी विथ हॉलिस्टिक अप्रोच। यानी कि कॉम्पिटेंस का मतलब होता है क्षमता, यानी कि होम्योपैथिक जो कॉन्सेप्ट है वो हॉलिस्टिक अप्रोच पे बेस्ड है, इंडिविजुअलाइजेशन पे बेस्ड है। उसकी क्षमता, हॉलिस्टिक अप्रोच की क्या पावर है, उसकी क्षमता क्या है उसको समझना, इंडिविजुअलाइजेशन की क्या पावर है उसकी पावर को समझना और उसके आधार पे इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना, यानी कि वे ऑफ ट्रीटमेंट को इम्प्लीमेंट करना। एंड उसके साथ साथ प्रमोट करना है कि इस चीज़ को प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉमन डिजीज। जो भी कॉमन डिजीज अगर जो फैलते हैं, चाहे वो अगर आप सिंपल इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें, जैसे कोविड जब फैला तो हमने लोगों को अवेयर किया कि आप मास्क का प्रयोग कीजिए, यहाँ वहाँ मत छींकिए, यहाँ वहाँ मत खांसिए, आप वहाँ पे थूक यहाँ वहाँ मत फेंकिए। तो ये सारी चीज़ें अवेयर करना हुआ उस हेल्दी इंडिविजुअल को उस बीमारी से बचाने के लिए एज ए प्रिवेंटिव एस्पेक्ट, जिसका जिक्र डॉक्टर हैनीमैन ने 4th एफोरिज्म में भी किया।
अगर वो बीमार पड़ गया है तो उसका क्यूरेटिव एस्पेक्ट भी, रिहैबिलिटेटिंग यानी कि पहले की जो अवस्था में उसको लाने की जो प्रक्रिया। तो कहने का मतलब है कि एक होम्योपैथिक जो भी डॉक्टर हैं जो एक BHMS बाहर निकल रहे हैं, जो बाहर एक डिग्री लेके आ रहे हैं, तो उनको एक प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड ये रिहैबिलिटेटिंग जो एस्पेक्ट है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम बीमारी से बचा भी सकें। ये चीज़ें हमें कम्युनिटी मेडिसिन जो हम 4th ईयर में पढ़ते हैं वहाँ हमें ये चीज़ें बताई भी जाती हैं कि बीमारी से बचना कैसे है, और अगर बीमारी की चपेट में आ गए हैं तो हमारे पास होम्योपैथिक सिस्टम है ही, उसके द्वारा हम पेशेंट की प्रॉब्लम से उसको निजात दिलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी सिखाएगा आपको कॉलेज, इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पे डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर, यहाँ पे एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है अपने अंदर, एक टेम्परामेंट डेवलप करना है अपने अंदर। एक्वायर एजुकेशनल एक्सपीरियंस फॉर प्रोफिशिएंसी इन प्रोफेशन एंड प्रमोट हेल्दी लिविंग बेस्ड ऑन कंटेम्पररी नॉलेज एंड प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी। यहाँ भी कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक एटीट्यूड की बात की जा रही है, अपने प्रिंसिपल की बात की जा रही है, और जो भी हमारे 7 प्रिंसिपल है वो सारे प्रिंसिपल एक किसी न किसी लॉ पे ही आधारित है। आप चाहे वो पोटेंटाइजेशन की बात करें, लॉ ऑफ सिमिलर की बात करें, मिनिमी की बात करें, तो ये हर एक कुछ आपको साइंस से इसका रिलेशन आपको आज देखने को मिलता है। तो सबका रिलेशन साइंस से है, तो एक साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप करना है, उसके साथ साथ प्रिंसिपल को समझ के और उसके आधार पे उसको हमें इम्प्लीमेंट करके और इस समाज के कल्याण में अपनी भूमिका वहाँ पे निभानी है। नेक्स्ट है डेवलप स्किल टू परपेटुएट होम्योपैथी, प्रैक्टिस इट विथ जील। जील का मतलब होता है उत्साह के साथ, सो दैट इट स्टैंड पैरेलल टू अदर साइंटिफिक हीलिंग मेथड, यानी कि उत्साह के साथ हमें होम्योपैथिक प्रैक्टिस करनी है, होम्योपैथी में अपना 100% देना है, ताकि ये दूसरे साइंस के साथ, दूसरे साइंस के समानांतर खड़ा हो सके। तो ये सारे पॉइंट जो कि NCS ने सजेस्ट किए हैं, NCS ने सुझाए हैं, और ये चीज़ें इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव जो NCS ने दिया है, ये ऑब्जेक्टिव तभी फुलफिल हो सकता है जब एक साइंटिफिक एटीट्यूड या एक लर्निंग एटीट्यूड जो कि एक टीचर में भी डेवलप हो, उसके साथ साथ एक होम्योपैथिक स्टूडेंट में भी डेवलप हो। अगर ये चीज़ें डेवलप होती हैं तो एक बेहतर आउटकम वहाँ पे एक देखने को मिलता है। आगे बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशन को क्या क्या करना है, वो सारे पॉइंट दिए गए हैं, उस पर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसका मैं लिंक यहाँ पे ऐड कर दूंगा, या टेलीग्राम चैनल पे मैं इसके PDF को सेंड कर दूंगा, आप वहाँ पे इसको डाउनलोड करके इन सारे पॉइंट को आप रीड आउट कर सकते हैं। तो ये सारे अपडेट जो भी NCS ने सजेस्ट किए हैं काफ़ी बेहतर हैं, और एक सजेशन जो मैं अपनी तरफ से मुझे जो लगता है होना चाहिए कि जो भी रूब्रिक ओरिएंटेड प्रोग्राम, जो भी हम रिपर्टरी 4th ईयर में पढ़ाया जाता है, उस रूब्रिक को समझना, रूब्रिक को कैसे ढूंढना है, वो चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी की अगर बात हो रही है तो हमें सिस्टम पे यानी कि कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर में उसे कैसे ढूंढना है, इसके भी एक क्लासेस होनी चाहिए। और उसके साथ साथ जो मेंटल रूब्रिक है, मेंटल रूब्रिक पे भी एक वर्क होना चाहिए, क्योंकि जो पार्टिकुलर जो ऑर्गन रिलेटेड रूब्रिक होते हैं वो आसानी से हमें मिल भी जाते हैं, वो समझ में भी आ जाते हैं। बट जो मेंटल रूब्रिक है उसको समझने के लिए जो व्यक्ति, जो भी टीचर उस चीज़ को समझ चुके हैं, और ख़ासकर समझना मतलब कि जो पेशेंट जो बोल रहा है उसको हमें कैसे, किस रूब्रिक को वहाँ पे लेना है, तो इस तरीके का जो अगर नॉलेज अगर हमें दिया जाए, एक BHMS स्टूडेंट को दिया जाए, तो मुझे लगता है ये काफ़ी बेहतर होगा। और इसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से यानी कि सिस्टम में कैसे रूब्रिक को सर्च करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं आ पाता कि सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पर रूब्रिक को कैसे हम सर्च आउट करें। ये चीज़ें मुझे लगता है कि ऐड अप होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड जो भी मैंने जो पॉइंट सजेस्ट किए हैं ये मैं NCS को भी मेल ज़रूर करूँगा। ये चीज़ें ऐड होंगी तो और बेहतर यहाँ पे एक आउटकम, एक अच्छे होम्योपैथ जो आएंगे और समाज की सेवा में अपना 100% दे पाएंगे। ये थी सारी अपडेट। मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ एंड जय हैनीमैन।